वो मल्टीपल इंजन्स अपनी अपनी जगह कुछ यूनिक चीज़ें लर्न कर लेते हैं और उन यूनिक चीज़ों की लर्निंग की बेसिस के ऊपर हम अपना कोई फाइनल जवाब निकाल पाते हैं। ओवरऑल ये हमारे लर्निंग प्रोसेस को बहुत बेहतर और बहुत प्रोडक्टिव बना देता है और जाहिर है कि इसमें वक्त भी ज़्यादा लगेगा। जब आप मल्टीपल कंप्यूटेशंस करेंगे तो वक्त भी ज़्यादा लगेगा। सो न्यूरल नेटवर्क्स में जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे, जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी, उतना ही और जितना कॉम्प्लेक्स डेटा होगा उतना ही आपका लर्निंग का टाइम या ट्रेनिंग का टाइम भी बढ़ता जाएगा। लेकिन आमतौर पर इसका एडवांटेज क्या होता है कि हमारी जो प्रेडिक्शन एक्यूरेसीज होती हैं, जो हमारे मॉडल की लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, वो बहुत बेहतर हो जाती है। ओके, सो लेट्स जस्ट गेट दिस टर्मिनोलॉजी राइट नाउ। जहाँ से हम शुरू करते हैं, जो हमारी एक्चुअल इनपुट होती है, जहाँ से अपना काम शुरू करते हैं, उसको हम कह देते हैं दिस इज आवर इनपुट लेयर, राइट। जहाँ हमारे पास हतमी जवाब आ रहा होता है उसको हम कह देते हैं आउटपुट लेयर। सो वी बिगिन एट सम पॉइंट, दैट्स कॉल्ड, वहाँ हमारे पास एक वेरिएबल है, 2 है, 3 है, 10 है, 100 है, 1000 है, जितने भी, दैट कलेक्टिवली विल बी कॉल्ड द इनपुट लेयर। जहां हम फाइनल जवाब ले रहे होंगे उसको हम कहेंगे आउटपुट लेयर। और उसके दरमियान जितनी भी लेयर्स होंगी, इस केस में एक है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, राइट। 2, 3, 4, 5, 8, 10, 100, 200, 400, 500, 1000, कितनी भी लेयर हो सकती है। तो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के दरमियान में जितनी भी लेयर्स होंगी, इनको हम कहते हैं हिडन लेयर्स, राइट। और ये जो अभी मैंने नाम आपके सामने लिखे, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी, इनके बारे में हम फिर इसके अंदर क्या बन रहा होता है इसके बारे में हम फिर ज्यादा नहीं सोचते। वी जस्ट लेट इट चूज कि किस फीचर से इसको कितना फायदा हो रहा है, किस फीचर को वो कहाँ रख रहा है, कहाँ निकाल रहा है। वी जस्ट लेट इट चूज इट। सो न्यूरल नेटवर्क की एक ऑटोमेटिक और अमेजिंग कैपेबिलिटी ये है कि ये फीचर सिलेक्शन ऑटोमेटिकली खुद भी कर सकता है। अगर आपको याद हो तो पिछले कोर्स के एंड में हमने 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, फीचर सिलेक्शन और another thing that we did was feature engineering। हमने कहा था कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज लर्न करनी है तो हमें पॉलिनोमियल फीचर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल फीचर इस्तेमाल करेंगे तो स्ट्रेट लाइन देंगे। अगर आपको कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज चाहिए तो आपको कॉम्प्लेक्स फीचर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और वो फीचर इंजीनियरिंग आपको खुद ही करनी पड़ती है डेटा को देख के। न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करने का एक फायदा ये भी है कि आपको फीचर इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ती। आप उसे मल्टीपल रिडंडेंट कंप्यूटेशंस दे देते हैं, यहाँ पे वो खुद ही फैसला करता है कि किस फीचर को कैसे तोड़ना है, मरोड़ना है, स्केल करना है, क्या करना है, क्या। सो लाइक दिस इज एन ऑटोमेटिक फीचर ऑफ neural networks that they do the feature engineering and feature selection, like with their inbuilt structure without any external interference in that. So input layer में 4 नंबर्स थे, hidden layer आपको आउटपुट में क्या दे रही है, 3 नंबर्स, और hidden layer में जितने न्यूरॉन्स होंगे उतनी ही आउटपुट्स होंगी, हर न्यूरॉन एक आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है। और आपकी आउटपुट लेयर आपको 1 नंबर दे रही है, ठीक है। अब फॉर द मोमेंट हम यहाँ पे रुकते हैं और कहते हैं कि अच्छा, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इसमें और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या सिमिलर है और क्या मुख्तलिफ है। आप इस इनपुट से शुरू करें, ये हिडन लेयर यहां से निकाल दें और सिर्फ ये एक कंप्यूटेशन यूनिट रखें। दिस इज क्लासिकल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो नाउ व्हाट यू हैव डन हियर इज यू हैव एडेड अ लेयर ऑफ न्यूरॉन्स before that final logistic regression plot, right? And what this redundancy is giving you is it can try more variations redundantly at multiple different class अगर अपनी नहीं है नहीं तो सर अगर कोई कमरा मिल जाए तो ठीक है। हमने ये भी खड़ा किया हुआ है तो ये नाराज होता है। ओके, okay, so like this is what we have like added here. This is why we are calling it a neural network, and since we tend to make it deeper and deeper with more and more layers, so then we start to call it deep neural network.
can call it a shallow neural network because it has just one hidden layer. But in general, like you keep on piling the layers, and जितनी ज़्यादा आप layers बढ़ाते जाते हैं उतनी ही उसकी learning capability बढ़ती जाती है आमतौर पर. Okay. सर अभी आप कह रहे थे हमने ये zoom किया था इसके अंदर जो affordability awareness और आपने ये जो बातें की, तो जो न्यूरल्स है न्यूरॉन्स जो है लाइक मुझे इन्वेस्टमेंट से हम बात की थी ट्रेनिंग डेटा होता है और हमने सेट करते हैं, हम ट्रेनिंग डेटा देते हैं उसको लर्न करने के लिए कि आप लर्न कर दो मॉडल को, ठीक है ना, उससे फिर हम टेस्ट कर लेते हैं. लेकिन न्यूरल्स में क्या होगा, हमें ये बात नहीं पता कि क्या करेगा. नो, हमें पता है. देखिए ये न्यूरॉन क्या करेगा ये हमें पता है. मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि अगर आप इस लेयर को निकाल दें तो सिर्फ ये बचेगा, और ये क्या करेगा ये हमें मालूम है. ये क्या करेगा, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन कंप्यूट करेगा. इसको हम इनपुट देंगे, जैसे देखिए ये इनपुट लेयर हो गई x, ठीक है. यहाँ हमें ज़्यादा x मालूम है, y हमारा लेबल होता है जो हमने प्रोटेक्ट करना होता है. ट्रेनिंग डेटा में लेबल नोट होता है. अच्छा, अब इनपुट लेयर से आप इनपुट्स दे देंगे x. x will be a vector now in this case, right? Because it has 4 variables, right? अच्छा, अब ये जब इनपुट लेयर्स में जाएंगे, इनपुट लेयर ने इसके ऊपर कंप्यूटेशन करनी है. अभी हम शॉर्टली जाके इस इक्वेशन को हर न्यूरॉन में देख लेंगे कि हर न्यूरॉन के ऊपर क्या क्या कंप्यूटेशन हो रही है. वी विल बी कंप्यूटिंग दैट सेम इक्वेशन ऑन ईच न्यूरॉन सेपरेटली. सो ऐसा नहीं होगा कि वो अननोन होगा. वी नो एग्जैक्टली व्हाट द न्यूरॉन इज डूइंग. इट्स जस्ट दैट कि इसके कॉम्बिनेशंस इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जाके हर चीज़ को अनफोल्ड करने की कोशिश नहीं करते. We just trust on it that yeah, it will be like learning something amazing because it has practically demonstrated that it learns or does something really cool. एक डिसएडवांटेज, इसी चीज़ को आमतौर पर न्यूरल नेटवर्क्स का डिसएडवांटेज भी समझा जाता है कि न्यूरल नेटवर्क्स को उतना ज़्यादा इंटरप्रेटेबल मॉडल नहीं समझा जाता जितना हम लीनियर रिग्रेशन को या लॉजिस्टिक रिग्रेशन को या ट्री बेस्ड मॉडल्स को समझते हैं. दे आर वेरी सिंपल और उनकी इक्वेशंस को देख के हम एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या चीज़ क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है. न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम इतनी ज़्यादा जो कंप्यूटेशन है उनको इतना ज़्यादा बढ़ा चुके होते हैं कि आमतौर पे इसको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिर ये लाइक किस तरीके से कर रहा होगा. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई कैटास्ट्रोफिक चीज़ कर रहा है. वी नो व्हाट इट इज डूइंग ऑन अ सिंगल न्यूरॉन, बट द कॉम्बिनेशंस आर सो कॉम्प्लेक्स दैट अगर हम ये कहें कि आप इसको इंटरप्रेट कर दें तो लाइक नो, वो एक फास्ट कंप्यूटर बहुत सारे डेटा के साथ बहुत जल्दी कर देता है. तो लाइक ह्यूमन ब्रेन इतनी जल्दी उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा. इंटरप्रेटेबिलिटी उसकी थोड़ी मुश्किल होगी. ओके, सो लाइक वी गो विद दिस, लाइक हमने इनपुट लेयर के ऊपर हमने अपने फीचर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया. ये हमारे पास हिडन लेयर आ गई एक, और हमने कहा कि आपके पास हिडन लेयर बहुत सारी हो सकती हैं, और फाइनली आपके पास आउटपुट लेयर आ गई. और जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये आपका जो फीचर इंजीनियरिंग वाला काम है, जैसे हमने यहाँ एक लिया था कि अगर हमारे पास हाउस प्राइस प्रोटेक्शन है, फर्स्ट कर इसमें हमारे पास दो फीचर्स थे, फ्रंटेज और डैश, ठीक है. तो हमने कहा था कि इसको मिला के हम एक नया फीचर बना सकते हैं विच इज़ एरिया ऑफ द हाउस. आप लेंथ और विड्थ को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा. तो x1 into x2 से आपको एक नया फीचर मिल जाता है विच इज़ द एरिया ऑफ द हाउस, एंड दैट माइट बी अ बेटर फीचर. इन द केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हमें ये फीचर इंजीनियरिंग खुद नहीं करनी पड़ती. इट हैज़ दिस कैपेबिलिटी. अगर आप उसे मल्टीपल न्यूरॉन्स दे रहे हैं तो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे काम खुद से कर लेता है, राइट. वेट बेसिकली इट्स ऑल दैट लाइक वेट एडजस्टमेंट. और वेट लंबी पाइप ऑफ न्यूरॉन्स की लेयर से गुजरता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाती हैं. Okay, now we just saw a neural network with one hidden layer. We can have like as many hidden layers as like. So like for example, this is one this neural network with how many hidden layers? 2. So you have this input layer, right? Input layer को आमतौर पे हम layer 0 कहते हैं. फर्स्ट हिडन लेयर लेयर 1 कहलाएगी, सेकेंड हिडन लेयर लेयर 2 कहलाएगी, और आखिरी लेयर आउटपुट लेयर कहलाएगी. सो दिस इज अ न्यूरल नेटवर्क विद 2 हिडन लेयर्स. द फर्स्ट हिडन लेयर हैज 3 न्यूरॉन्स एंड द सेकेंड हिडन लेयर हैज 2 न्यूरॉन्स, राइट. ओके, दिस इज गेटिंग द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर x. देन इसकी जो आउटपुट है वो
एक वेक्टर ए होगा, राइट, बिकॉज हमने कहा कि जो न्यूरॉन्स आउटपुट देते हैं उनको एक्टिवेशंस कहते हैं, तो उनको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इस ए वेक्टर की डायमेंशंस क्या होंगी? 3x1, लाइक इसमें 3 रोज और 1 कॉलम आप कह रहे हैं। अब इसे रो कॉलम के तौर पे रो वेक्टर के तौर पे भी ले सकते हैं, कॉलम के तौर पे भी। यहाँ हम जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें रो वेक्टर कॉलम वेक्टर के तौर पे सूट करता है, राइट। सो 1 number will be coming from here, 1 from here and 1 from here, so it will be like 3 numbers in this vector A. Then this layer will be generating another output, that is again activation A. This like vector will have 2 numbers in it, one coming from here and one coming from here, and then you will have your final output which will be a single number, right, which can be any number in case of linear regression है, अगर कोई भी नंबर हो सकता है, और अगर क्लासिफिकेशन है तो वो प्रोबेबिलिटी होगी 0 और 1 के दरमियान, राइट। नाउ यू सी अनदर न्यूरल नेटवर्क, इट हैज 3 hidden layers, right? So like you have the input X, first hidden layer, second hidden layer and third hidden layer, and then the output layer, right? जनरली अगर आप न्यूरल नेटवर्क्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि शुरू में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कदरे ज़्यादा होते हैं और आउटपुट के पास जाते जाते आमतौर पे न्यूरॉन्स की तादाद कम होती जाती है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू यू फर्स्ट एक्सपैंड द प्रॉब्लम। आप कहते हो यार ये 10 फीचर है, लो तुम्हें 20 न्यूरॉन्स देते हैं ताकि तुम अपना खुला खेलो, तुम्हें फीचर इंजीनियरिंग करनी है, जो चीज़ें करनी है मिला मिलू के कुछ भी करना है वो तुम यहाँ पे कर लो, लेकिन आहिस्ता 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 क्या करो, कन्वर्ज करते जाओ। सो यूजुअल स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता है, राइट। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल डेटा को लेते हैं और देखते हैं, खास तौर पे चूंकि हम जब न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, एक सादा सी बात, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा का क्या मतलब होता है, जो आमतौर पे बहुत अच्छे तरीके से रोज और कॉलम में डिफाइंड है और बहुत सारे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं उसके अंदर। स्ट्रक्चर्ड डेटा के केस में अक्सर, नॉट ऑलवेज लेकिन अक्सर, न्यूरल नेटवर्क्स आर एन ओवरकिल। आपको न्यूरल नेटवर्क्स जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं होती। स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर से लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे मॉडल या इवन ट्री बेस्ड मॉडल बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। सो उनमें न्यूरल नेटवर्क्स इस्तेमाल करना ऐसे ही है जैसे आप एक चींटी का शिकार एक तोप से करें, राइट। सो न्यूरल नेटवर्क्स विल वर्क फॉर दैम, बट लाइक यू आर डूइंग टू मच फॉर टू लिटिल प्रॉब्लम, राइट। सो न्यूरल नेटवर्क्स खास तौर पे कहाँ यूजफुल साबित होते हैं, जब आपके पास डेटा कॉम्प्लेक्स होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे इमेजेस है, जैसे टेक्स्ट है, नेचुरल लैंग्वेज है, स्पीच है, सिग्नल्स हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इमेजेस। सो फर्स्ट करें कि हमारे पास ये एक इमेज है जिसकी पिक्सल विड्थ है वो 1000 by 1000 है। सो लाइक इट हैज 1000 rows and 1000 columns in terms of pixels, right? और हर पिक्सल की अपनी एक इंटेंसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको एक पिक्सल वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक मैट्रिक्स के तौर पे आपके पास इमेज आएगा जिसके अंदर 1000 कॉलम होंगे और 1000 रोज होगी और हर पिक्सल की अपनी इंटेंसिटी वैल्यू होगी, राइट। यू गेट दिस थिंग, ठीक है, ओके। अब आपको ये चीज अगर इनपुट के तौर पे एक न्यूरल नेटवर्क को देनी है तो आप क्या करेंगे, आप इसे फ्लैटन कर लेंगे, यानी 197, 185, 203, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से आते आते 57, 64, 92 आप ये सारे जो लाइक 1000 कॉलम्स और 1000 रोज हैं जो टोटल मिलके 1 मिलियन पिक्सल वैल्यूज बन जाती हैं, आप इनको फ्लैटन कर लेंगे, एक स्ट्रेट वेक्टर बन जाएगा इस तरीके से, राइट। और फिर आप क्या करेंगे, इसको बतौर इनपुट प्रोवाइड कर देंगे किसी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को, इसको प्रोसेस करना शुरू कर देंगे, राइट। सो इसको हम कह देते हैं Rx वेक्टर, दी इनपुट वेक्टर। अच्छा, अब इंट्यूटिवली हम इस बात को अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से एक इमेज को गुजारते हैं तो इफेक्टिवली वो क्या करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे अभी हमने लाइक डिमांड प्रेडिक्शन के केस में हमने कहा ये अफोर्डेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, या ये वो एग्जिस्टिंग फीचर से कुछ नए फीचर्स बना रहा है, कुछ नई चीज़ें निकाल रहा है उसके अंदर से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होता है, सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये इनपुट थी, आपने इसे पहली लेयर से गुजारा। जनरली पहली लेयर माइक्रो लेवल लर्निंग करती है, मिसाल के तौर पे वो लर्न करेगी कि कहाँ कहाँ पे आपको एजेस मिल रहे हैं, ठीक है।
मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है दैट द चीक एंड द हेयर आर एट लाइक दिस इज एन एज काइंड ऑफ एज, जहाँ आप कह रहे हैं कि चेहरे का एक हिस्सा या इस इमेज का एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है, right? There will be a boundary of the nose, there will be a boundary between the cheek and the hair, right? There will be like part where the neck is like shaping up like that, the chin is like going like that, it's forming a curve there and it's a little dark there, right? So you will be identifying, so the neural network will be identifying the micro patterns through first layer, right? And again, as I said, this is the capability that it demonstrates to be doing with just the default model that we supply it, and we are not doing it manually with it. हम manually ये चीज़ नहीं कर रहे हैं इसके साथ, हम इसको सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये layers तुम्हारे पास ठीक हो, तो इफेक्टिवली वो इसके अंदर कर क्या रहा होता है। अच्छा, जब आप इसे नेक्स्ट लेयर से गुजारते हैं तो वो इन माइक्रो फीचर्स से निकल के थोड़े से बड़े फीचर्स में आ जाता है, जैसे वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है ये न्यूरॉन ये देख रहा हो कि जो ऑब्जेक्ट मेरे पास आया क्या वो आँख है, आँख है तो कहेगा हाँ है, नहीं है तो कहेगा नहीं है, इससे एक आउटपुट आपको मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि ये न्यूरॉन ये देख रहा हो कि क्या ये लिप है, राइट? हो सकता है ये न्यूरॉन ये देख रहा हो कि क्या ये ईयर का लोअर पार्ट है या अपर पार्ट है या सो ऑन सो फोर्थ। तो मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट लेवल लेयर है वो बिल्कुल स्मॉलर लेवल फीचर्स, नेक्स्ट लेवल लेयर उससे ज़रा बड़े फीचर्स, और फिर नेक्स्ट लेवल लेयर उससे बड़े फीचर्स। मिसाल के तौर पे वो पूरे पूरे फेस के हिस्से, इज इट द अपर पार्ट ऑफ द फेस, इज इट द लोअर पार्ट ऑफ द फेस, इज इट द लेफ्ट पार्ट ऑफ द फेस, इज इट द राइट पार्ट ऑफ द फेस, एंड देन फाइनली द आउटपुट लेयर माइट एग्जैक्टली बी मैचिंग अ फेस अगेंस्ट द पर्टिकुलर फेस, टेलिंग यू दैट यस दिस इज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दिस इज दैट द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइक फॉर एग्जांपल पर्सन, राइट? सो दिस इज व्हाट द मैजिक ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स इज। जैसे अभी हमने पहले डिमांड प्रेडिक्शन के केस में इस बारे में बात की कि डिमांड प्रेडिक्शन के केस में भी आप उसे इनपुट देते हैं, आप उसको न्यूरॉन्स देते हैं, वो उससे नई चीज़ें लर्न करता है। इसी तरीके से जब आप एक इमेज इसको इनपुट के तौर पे देते हैं तो इसके अंदर से भी नई चीज़ें लर्न करता है, एंड इट जस्ट इंक्रीमेंटली बिल्ड्स ऑन दी कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द इमेज थ्रू दी लेयर्स ऑफ द न्यूरॉन्स। सो फर्स्ट लेवल पे बिल्कुल माइक्रो लेवल, सेकेंड पे ज़रा उससे बड़े, फिर उससे बड़े, and so on, and finally you want this, right? And now if you have this kind of neural network, which demonstrates its capability to recognize a particular type of object, for example human faces, you can use same kind of neural network to recognize other kind of objects as well. For example कार्स के केस में भी वो यही करेगा, एजेस रिकग्नाइज किए, पार्ट्स ऑफ द कार रिकग्नाइज किए, और फिर पूरी कार का मॉडल रिकग्नाइज कर लिया उसके अंदर, राइट? सो यू कैन इमेजिन दैट इफ योर लाइक इमेजेस आर कॉम्प्लेक्स, यू माइट कंसिडर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेयर्स हियर। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास 3 हिडन लेयर्स हैं, हो सकता है आप 4, 5 या 6 या 10 हिडन लेयर्स इस्तेमाल करना चाहें, दे मे डू बेटर। और अगेन जब आप किसी डेटा सेट के साथ प्ले करते हैं तो आप मुख्तलिफ नंबर ऑफ हिडन लेयर्स और हर लेयर में मुख्तलिफ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रख के इस बात को टेस्ट कर सकते हैं कि व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। सो दिस इज एन एम्पिरिकल फाइंडिंग अगेन, ओके। पाँच मिनट सांस लें।